नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नंबर सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम की हमारी ये पहली क्लास होगी। नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा नंबर सिस्टम को समझेंगे। अगर बात नंबर सिस्टम की जाए तो नंबर सिस्टम कोई अध्याय नहीं है। अगर आप थोड़ा सोच के देखो तो पूरा गणित ही एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम में आपको अगर साधारण बात में समझे तो ये संख्याओं का एक खेल है। संख्याओं का एक खेल है जिसमें नंबरों को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी प्रक्रियाएं इसमें होती है। अगर हम गणित में बात करें, गणित में 4 ही प्रकार की प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा गणित में प्रक्रियाएं भी नहीं है। या तो आप नंबरों को जोड़ सकते हो, या घटा सकते हो, या गुणा कर सकते हो, या भाग कर सकते हो। अगर जोड़ की बात करें और गुणा की बात करें तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम माइनस की और भाग की बात करें, ये दोनों एक चीज़ है। दोनों में चीज़ें बढ़ती है और इन दोनों में चीज़ें घटती है। सिर्फ गणित में हमारी 4 ही प्रक्रिया है। पूरा गणित इन 4 प्रक्रियाओं पर टिका हुआ है। इन 4 प्रक्रियाओं से अलग गणित में कोई प्रक्रिया आपको मिलेगी ही नहीं। सिर्फ 4 प्रक्रिया, जोड़, घटा, गुणा, भाग। अब अगर नंबर सिस्टम की बात करें, बहुत से मेरे साथी सोचते हैं कि नंबर सिस्टम हम 15 क्लास कर लेंगे या 20 क्लास कर लेंगे या फिर 40 क्लास कर लेंगे तो नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। देखिए, नंबर सिस्टम कोई फॉर्मूला आधारित चैप्टर नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन का अध्याय है। यानी कि जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता अधिक होगी उतना आप नंबर सिस्टम के सवालों को हल कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर पर जो नंबर सिस्टम है या फिर एकेडमी में जो आपको स्कूल स्तर पर नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, उसकी शुरुआत हम नंबर से ही करते हैं। देखिए, गणित में जो शुरुआत होती है या किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो संख्या या अंक। देखिए, अगर हम गणित में अंक की बात करें, अगर गणित में अंक की बात करें तो अंक हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और अगर संख्या की बात करें तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे पास संख्या होती है। अंकों से मिलकर जो बनता है वही संख्या होती है। यानी कि संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, कितने भी अंकों की संख्या हो सकती है, लेकिन अंक केवल एक ही का होगा। यानी कि अंक में केवल एक ही अंक होगा और वो होगा 0 से लेकर 9 तक। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि गणित में कितने अंक होते हैं, तो गणित में केवल 10 अंक होते हैं। वे होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। उससे आगे जो भी कुछ होता है वो सब संख्याएं होती है जो अंकों को जोड़ने से बनी होती है। अब अगर हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करें संख्या से, तो हमें 2 प्रकार की संख्याएं बताई गई है, प्राकृतिक संख्या और काल्पनिक संख्या। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर से हम काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। अब प्राकृतिक संख्या, जितने भी नंबर आपको मिलते हैं या जो भी नंबर आप देखते हो, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। फिर प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन किया गया है। प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो गणित में कहा गया है कि जो संख्या को हम p/q के रूप में लिखें, आगे इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। फिर परिमेय संख्या में आपके 2 नंबर बताए गए हैं, जिसमें आपका पूर्णांक है और दूसरा भिन्न है। जो नंबर p/q के रूप में ही विद्यमान रहता है, जो नंबर p/q के रूप में ही विद्यमान रहता है वो भिन्न होता है। भिन्न का एक पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको मान के चल सकते हैं कि भिन्न जो होती है वो p/q के रूप में ही होती है। और पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक एक कंप्लीट नंबर होता है, वो अपने आप में पूरा होता है, उसमें कोई दशमलव नहीं होता, कोई भिन्न नहीं होती। जैसे 1, 2, 3, 4, 15, 16, 12, 13, ये सब पूर्णांक है। अब पूर्णांक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
शून्य, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य एक ऐसा नंबर है, ये ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ये न्यूट्रल नंबर होता है, उदासीन नंबर आप इसको कह सकते हैं। शून्य एक उदासीन नंबर है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव और बीच में आपका उदासीन होता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर नेगेटिव होता है और आपका उसका प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर आपका शून्य होता है, यानी कि उदासीन होता है, स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं। तो इसी प्रकार आपकी शून्य ये स्थिर रहती है, इसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि भाई ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सिर्फ एक पूर्णांक है। फिर आपके धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े, यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जितने भी पूर्णांक हैं, 1 से लेके और अनंत तक जितने भी नंबर हैं, वे सभी आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। और 0 से इधर -1 से लेकर और -∞ तक जितने भी नंबर है वे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब धनात्मक पूर्णांक और शून्य से मिलकर एक अलग नंबर और बना है जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरुआत होके और इनफाइनाइट तक जाती है। फिर आपका आता है प्राकृतिक संख्याएं, ये आपका वास्तविक संख्या होता है, सॉरी, यहाँ पे आपके होते हैं वास्तविक नंबर, वास्तविक नंबर, ये सभी वास्तविक नंबर। फिर आपका आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक, यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न बन सकता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक है? बिल्कुल है। अब आपके प्राकृतिक संख्या में भी 4 कैटेगरी दी गई है आपको। सम संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका हमेशा इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये ही संख्याएं अगर देखा जाए तो मूल सम संख्या यही है। मूल सम संख्या, ये 5 आपकी मूल सम संख्या है। मूल सम संख्या, इन्हीं के आधार पर आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। यानी कि अगर हम बात करें 10, 12, 16, 18, 14, यानी कि ये आपकी मूल सम संख्या है और इन्हीं से आप अन्य सम संख्याओं की जांच करते हैं कि सम संख्या है या नहीं है। तो जिस भी संख्या में इकाई अंक इन 5 में से कोई भी एक होगा वही संख्या आपकी सम संख्या होगी। फिर आती है आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिनके 3 गुणनखंड कम से कम हो। जैसे 4 2 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। जैसे आपका 8, 10, 12, 14, यानी कि कहने वाली बात यह है कि वे संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे और किसी और तीसरे नंबर से भी कटे, वे सब आपकी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो स्वयं से कटती है, यानी अपने आप से भाग हो सकती है या फिर 1 से हो सकती है। जैसे आप 3, 5, 7, 11, 13, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ही नहीं। ये या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर आपकी अपने आप से डिवाइड होगी। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। फिर आपका आता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याओं में संख्याओं का जोड़ा होता है। संख्याओं का जोड़ा, 2 संख्या का जोड़ा, और वे 2 संख्याएं कोई भी संख्या हो सकती है, उनमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वे सम संख्या भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, भाज्य अभाज्य कोई भी संख्या हो सकती है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब वह होता है कि कोई भी 2 ऐसी संख्याएं, कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 8 और 9,
8 एक भाज्य संख्या है और सम संख्या है, 9 एक अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। इनके फैक्टर भी हो सकते हैं, इनके गुणनखंड भी हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। तो ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोबारा फिर देखते हैं। हमने देखा नंबर सिस्टम, हमने पढ़ने की शुरुआत की और नंबर सिस्टम में आपको बताया कि ये कोई अध्याय नहीं होता, पूरा अर्थमेटिक या पूरा गणितीय एक नंबर सिस्टम है। ये संख्याओं का खेल है। यानी कि अगर आप देखें नंबर सिस्टम, किसी भी अध्याय को उठा के देख लीजिए, उसमें 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, जोड़, घटा, गुणा, भाग। पूरे गणित में इनसे ज़्यादा प्रक्रियाएं है ही नहीं। जोड़ कर सकते हो, आप घटा सकते हो नंबरों को, आपस में गुणा कर सकते हो, आपस में उनका भाग कर सकते हो। फिर जब नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं तो इनकी शुरुआत अंक से की जाती है और अंक आपके 0 से 9 तक है, 10 अंक कुल है और अंकों से मिलकर संख्या बनी है और संख्या को कुछ कैटेगराइज में बांटा गया है। संख्या को आपने प्रारंभ में 2 संख्याओं में बांटा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमको पढ़नी नहीं क्या होती है, एग्जाम के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है और आपके दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस वगैरह इन एग्जाम में तो काल्पनिक संख्या पूछी नहीं जाएगी। दूसरा, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। सभी नंबर रियल नंबर है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रियल नंबर ना हो। दूसरा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है और अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं ली जा सकती। जब सवाल आएगा इस पे तो आपके और समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या कहना चाह रही है। फिर परिमेय संख्या में आपका पूर्णांक है और भिन्न है। पूर्णांक एक कंप्लीट नंबर होता है, वो ना तो आपका दशमलव में होता है ना आपका वो p बटा q रूप में होता है, वो एक कंप्लीट नंबर होता है। भिन्न की बात करें तो भिन्न आपको हमेशा p बटा q के रूप में ही दिखाई देगी, लेकिन इसका एक अलग कंसेप्ट और है, वो आपको जब भिन्न पढ़ाया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। फिर पूर्णांक, पूर्णांक में आपके 3 कैटेगराइज है। शून्य, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये एक न्यूट्रल नंबर है, उदासीन नंबर है। धनात्मक पूर्णांक, जितने भी कंप्लीट नंबर होते हैं अगर वे पॉजिटिव है 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक, जितने भी नंबर -1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, -1 से शुरू होकर माइनस इनफाइनाइट तक, सभी आपके ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। फिर शून्य और धनात्मक संख्याओं से मिलकर आपकी पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। फिर आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में सम संख्या, सम संख्या में आप 0 2 4 6 8 देखेंगे, अगर किसी भी नंबर में 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पे है तो वो सम संख्या, अगर नहीं है तो विषम संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका अपने से अलग और एक से अलग भी कोई अन्य गुणनखंड, कोई फैक्टर होता है जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, अपने आप से कटे, एक से कटे और किसी अन्य तीसरे नंबर से कटे। जैसे आपको बताया गया 4 2 से कटता है, खुद से कटता है और 1 से भी कटता है। फिर अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड, वो अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। फिर सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जैसे आपको बताया गया 8 और 9। अब ये सब सुनने में आपको आसान तो लग रहा होगा, लेकिन इन पर जब सवाल बनते हैं तो परीक्षाओं में आपको परेशान कर देते हैं। अब आपको बताया जाएगा कैसे। इस पर हम कुछ सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपको अभी संख्या बताई गई है इन पे से सीधा सवाल भी पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी अभाज्य संख्या बताइए, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताइए
एक ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। दूसरा सवाल बन सकता है इसी पर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। फिर एक सवाल बन सकता है, इस पर एक सवाल और बन सकता है और दोनों का आंसर एक ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोनों का एक ही आंसर है। फिर आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी, आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। विषम भाज्य संख्या क्या है। ये 3 सवाल आपके परीक्षा में भी पूछे गए हैं और इनका जवाब आप सिर्फ कॉमन सेंस से दे सकते हैं, इनका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर हम पहली लाइन की बात करें, पहले सवाल की बात करें, तो उसमें पूछा गया है एक ऐसी अभाज्य संख्या है बताइए जो सम हो। पूरे नंबर सिस्टम में, पूरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है। आप देख सकते हैं 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है, अन्य किसी तीसरे नंबर से नहीं कटता। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। फिर अगला पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और ये एक सम संख्या है। 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या है ही नहीं। फिर कहता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम हो और भाज्य हो, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 है। आप इन चीज़ों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आगे भी आपके काम आने वाली है। अब इन्हीं पर आधारित कुछ जोड़ घटा के सवाल देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए, अगर मैं सम संख्या में सम संख्या जोड़ता हूं तो हमारा परिणाम सम संख्या ही आएगा, पहला। दूसरा, अगर सम संख्या की गुणा सम संख्या में करता हूं तो आपका सम संख्या ही आएगा। तीसरा, एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 6 + 8 14। दूसरा, अगर सम संख्या की गुणा सम संख्या में करेंगे तो सम संख्या ही आएगा। जैसे 2 × 2 4, 2 × 4 8, 8 × 2 24 16। तीसरा, अगर हम सम संख्या से सम संख्या को भाग दें तो वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 8 को 2 से भाग दूं तो 2 चौक 8, और अगर 10 से 2 को भाग दूं तो 2 पंजे 10। तीसरा, चौथा, अगर सम संख्या की गुणा विषम संख्या में की जाए तो परिणाम हमेशा सम संख्या होगी। एग्जाम्पल, 7 × 2 9 × 2 18 × 4 17 × 4, कुछ भी देख लीजिए आप। अगर सम संख्या और विषम संख्या आपस में गुणा कर रहे हैं तो आपका हमेशा ही क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। अगला, सम संख्या से विषम संख्या को भाग दिया नहीं जा सकता, विषम संख्या को और सम संख्या से भाग नहीं, लेकिन विषम संख्या से सम संख्या को भाग दिया जा सकता है। अगर हम कहें कि भाई सम संख्या को विषम संख्या से भाग दो तो भाग दिया जा सकता है। जैसे 10 और 5 भाग दिया जा सकता है। जैसे 14 और 7, जैसे 24 और 3। और नंबर क्या हो सकते हैं आपका 62 और 31।
सम संख्या को विषम संख्या से भाग दिया जा सकता है और परिणाम हमेशा सम संख्या होगा, परिणाम हमेशा सम संख्या होगा। लेकिन विषम संख्या को सम संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है लेकिन वो कंप्लीट नंबर नहीं होगा, वो पॉइंट में आएगा आपका। आप करके देख लीजिए, आप 15 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, आप 17 को 8 से करके देख लीजिए, आप कोई भी विषम नंबर सम नंबर से भाग करके देख लीजिए, एक पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सम संख्या और विषम संख्या की, आपको ये ध्यान रखनी है और आगे आपके काम आएगी जब हम सवाल इस पे करेंगे। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे सम ही आएगा, सम संख्या की गुणा सम संख्या में करेंगे तो सम संख्या आएगा, सम संख्या से सम संख्या को भाग देगा तो सम विषम दोनों में से कुछ भी आ सकता है, सम संख्या की गुणा विषम संख्या में करेंगे तो सम संख्या आएगा, अगर सम संख्या को विषम संख्या से भाग देंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा, और विषम संख्या को सम संख्या से भाग नहीं किया जा सकता, अगर होगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा। दूसरा, अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़े, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो आपका हमेशा सम संख्या आएगा। अगर हम विषम संख्या में सम संख्या जोड़े तो विषम संख्या आएगा। आप देख लीजिए, 2 विषम संख्याओं को जोड़ लीजिए, सम उत्तर आएगा, और एक सम और एक विषम जोड़ने पर आपका विषम आएगा। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज है, इनको आप ध्यान रखेंगे और आप इन पर प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप विषम में से विषम घटा के देख लीजिए, विषम में से सम घटा के देख लीजिए, सम में से विषम घटा के देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, और आप घर पे भी ऐसी प्रॉपर्टी बना के देख सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा है, पढ़ाने से नहीं आएगा, आप अभ्यास करोगे इसका जितना, तो ये आपको इतना तो हो जाएगा कि आप परीक्षा में इसके प्रश्न आराम से कर लोगे। अब इस पर हम धीरे धीरे एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं और एग्जाम्पल से इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, हम संख्या पद्धति की शुरुआत इकाई के अंक से करेंगे। संख्या पद्धति की शुरुआत इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस। परीक्षाओं में आपसे यूनिट प्लेस पूछा जाता है, इकाई का अंक पूछा जाता है, तो वही हम इसमें आज पढ़ेंगे और कुछ सवाल इस पे देखेंगे। परीक्षा में आपके अंतिम 2 अंक भी पूछे जा सकते हैं, अंतिम 2 अंक, लेकिन अंतिम 2 अंक छोटी परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। आपके मान चलो अब CDS CGL इस तरह की परीक्षाओं में अंतिम 2 अंक पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाएगा अंतिम 2 अंक कैसे निकलते हैं। देखिए, अब इकाई के अंक को ज्ञात करने के अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर हम किन्हीं 2 नंबरों या 2 से अधिक नंबरों के जोड़ में इकाई का अंक देखेंगे तो हम सभी के इकाई के अंक जोड़ेंगे। जैसे अगर मान के चलो मैं 26 जमा 52 इसका इकाई का अंक पता करना चाहता हूँ, तो हम सिर्फ इकाई का अंक ही देखेंगे और जो इकाई के अंक को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा वो ही हमारा फाइनल उत्तर होगा। जैसे 6 2 8। अगर हम 3 नंबर ले लें, 6 26 52 76, या 4 ले लिए, चलो 6 2 8 8 6 14। अब ये जो 14 इसका इकाई अंक ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसी समस्या आ जाए कि भाई जोड़ते जोड़ते 2 अंक आ जाए, तो जब 2 अंकों की संख्या आ जाए तो आप उसी का इकाई अंक ले लीजिए, और 8 और 4 12, तो ये आपका इकाई अंक होगा। तो जोड़ में इकाई अंक पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब इस पे इकाई अंक नहीं पूछे जाते। अगर पूछ लिया तो यूपी पुलिस की परीक्षा में तो शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि जब मैंने भी परीक्षा दी थी तो ऐसा प्रश्न सीधे ही मिल गया था। यूपी पुलिस की परीक्षा अगर कांस्टेबल स्तर से बात करें तो इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षा होती नहीं। दिल्ली पुलिस की थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, क्योंकि उसको SSC कंडक्ट कराता है। दूसरा, घटा में भी यही ऑपरेशन होगा। अगर आप घटाओगे तो घटाने की भी प्रक्रिया ये होगी, लेकिन आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाना होगा। अगर गुणा की प्रक्रिया की बात करें, मान के चलो आपके पास 256 गुणा 548 दे दिया, तो गुणा में भी आप इकाई के अंक की गुणा कर लीजिए। 8 6 48, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। चलिए,
दूसरा, भाग की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। भाग की प्रक्रिया आपको अगली क्लास में बताई जाएगी कि कैसे भाग की प्रक्रिया में इकाई-अंक देखेंगे। अब इस पर आधारित कुछ सवाल आपके हैं जो हम अभी करेंगे। जैसे सवाल पहला दिया गया है 536 गुणा 348 गुणा 414 गुणा 363। तो आप गुणा करके इकाई-अंक की देखिए कि आपका इकाई-अंक होगा 8 छंग 48, 8 8 चौक 32, 2 और 3 दूनी 6, यानी कि इसका इकाई-अंक आपका 6 होगा। अगर कहीं आपको ऐसी प्रक्रिया दे दी गई कि भाई 506 आप ले लीजिए 32 जमा 48 गुणा 36 जमा 24, तो आप बोर्ड मास का नियम अगर पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके जो भी आपका इकाई-अंक आएगा उसी को जोड़ देंगे। जैसे 8 छंग 48, इकाई-अंक आपका 8 आ गया, 8 और 2 10, 10 आ गया, और 10 और 4 14, यानी इकाई-अंक 4। यानी कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखनी है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। इकाई-अंक निकालना आपका आसान है। अब इकाई के अंक में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम शेषफल प्रमेय को देखेंगे, और उसे देखने से पहले हम थोड़ा विभाज्यता के नियम को देखेंगे, क्योंकि इकाई के जो अंक के प्रश्न होते हैं वे विभाज्यता के नियम पर ज़्यादा बनते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाजित होने का मतलब है अगर कोई संख्या सम संख्या है, हर एक सम संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि जिस किसी का इकाई-अंक 0 2 4 6 8, जब किसी भी नंबर में इकाई-अंक 0 2 4 6 8 होगा वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। ये आप सभी को पहले से पता होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अगर नहीं भी पता होगा चलो मैं बता दूंगा, ये बताने वाली वैसे बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। और 2 से विभाज्यता का नियम तो आप किसी से पूछ लीजिए, जिसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दिया वो भी आपको बता देगा। लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पोर्शन आपका ना छोड़ा जाए, छोटे से छोटा भी पोर्शन आपका कराया जाए। अगला है आपका 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम ये है, अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है और पूछा जाए कि भाई ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आप उस संख्या के अंकों का योग देखेंगे। जैसे 8 और 1 9, और फिर उसको 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। अगर वो भाग होता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 2 3 4, क्या 234 3 से विभाजित है? अंकों को जोड़ के देख लीजिए, 3 2 5 और 4 9। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगला है 4। देखिए 4 और 2 में सिमिलरिटी है। हमने 2 में देखा इकाई-अंक, अगर इकाई-अंक 2 से विभाजित है या 0 2 4 6 8 है, अगर इकाई-अंक 2 से विभाजित है या इकाई-अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 में थोड़ा सा बदला हुआ है, 4 में भी ये अंक हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है अगर कोई भी नंबर जैसे 500 448 624 622 728 734, अगर हमें इनमें ये देखना है कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो हम अंतिम 2 अंक के लिए देखेंगे। अगर अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाजित है तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। सिर्फ आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं 4 से विभाजित के लिए। अगला है 5।
और 6। 5 से विभाजित के लिए आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सभी देख के बता देंगे। अगर इकाई अंक 0 और 5 हो, अगर इकाई अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर 6 की बात करें, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 12, 18, 24, 36 और भी कोई बड़ा नंबर आप चेक करके देख सकते हैं। जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो 6 से जरूर होगा। 7, 11 और 13 इन तीनों का एक ही कंसेप्ट है, आपको एक साथ बता दिया जाएगा। अब आते हैं अब 8 पे। देखिए 2 में हमने इकाई अंक देखा, 4 में हमने बाद के 2 अंक देखे और 8 में हम बाद के 3 अंक देखेंगे। अगर किसी भी संख्या के बाद के 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4, 2, 6, 4। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये 8 से विभाजित होगा, क्योंकि ये जो बाद के 3 अंक है ये 8 से विभाजित है, ये संख्या 8 से विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे 264 को आप 8 से भाग करके देख ले, 8 तिया 24, 2 और 8 तिया 24। अगर ये 264 8 से विभाजित है तो आप इसके आगे कुछ भी लगा लीजिए, 9, 4, 6, 0, 5, 10 और 264। आप इसके आगे संख्या को कितना भी बड़ा कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 264 आपका 8 से विभाजित है। फिर हम 9 की बात करेंगे। अगर 9 की बात करें तो जैसा 3 का था वैसा ही 9 का है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर आपका अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर 10 की बात करें, 10 में देखने लायक कुछ नहीं है। अगर इकाई अंक 0 है तो ही संख्या 10 से विभाजित होगी। अब हम 7, 11 और 13 की बात करें। देखिए 7, 11 और 13। सपोज करो आपके पास कोई संख्या ऐसी है ABC XYZ। हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, किसी भी संख्या में 3 3 के पेयर बनाएंगे और पेयर को अल्टरनेटिवली चेक करेंगे। जैसे इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे और आपस में उन्हें घटा देंगे। अगर परिणाम इन तीनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से, 11 से और 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर परिणाम किसी भी नंबर से विभाजित है इन तीनों में से तो उसी नंबर से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। आगे सवाल आएगा, सवाल में आपको कंफर्म करा दिया जाएगा। 11 का अलग भी स्पेशल है। अगर मान चलो ABC XYZ कोई नंबर है तो अब 11 के अल्टरनेटिवली एक नंबर छोड़ के एक नंबर लीजिए और इनको जोड़ के आपस में घटा दीजिए। जैसे ABC XYZ नंबर है, BXZ इन तीनों को लीजिए और ACY इन तीनों को लीजिए और इनको आपस में घटा लीजिए। घटाने के बाद में अगर संख्या 11 से विभाजित है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 14 की तो 14 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होगी जो आपकी 7 और 2 दोनों से कटेगी। जो संख्या 7 और 2 दोनों से कटेगी वही आपकी 14 से विभाजित होगी। 15 से विभाजित की बात की जाए, जो संख्या आपकी 5 और 3 तीनों से विभाजित होगी वो संख्या आपकी 15 से भी विभाजित होगी।
अब इससे ज़्यादा आपको विभाज्यता जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहीं तक चले जाइए, हर नंबर का अलग विभाज्यता का नियम मिलेगा। और आगे चल के जो विभाज्यता का नियम ज़्यादातर बन जाता है वो दो ऐसे नंबरों के बीच में बन जाता है जो सहअभाज्य नंबर हो। जैसे 14 में 7 और 2 सहअभाज्य नंबर है। यह कंसेप्ट आपको बता दूंगा मैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस कंसेप्ट आप समझे। सिर्फ आपने 14-15 तक देख लिया, सवाल में आपके 8, 9 तक, 11 तक, 13 तक ही कामयाब है। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना आपने पता कर लिया कि भाई 13 तक नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, तो आप नंबर सिस्टम के सवाल हल कर लेंगे, परीक्षा में आने वाले हल कर लेंगे। अब इस पर आधारित कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब एक कंसेप्ट को और जानेंगे दोस्तों। एक कंसेप्ट और देखेंगे दोस्तों, घात का नियम। घात का नियम यानी कि किसी भी संख्या की कितनी घात हो, कितनी भी हो, और हमें उसका इकाई अंक पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 1, 5 और 6। इन तीनों का एक ही कंसेप्ट है। दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसका इकाई का अंक 1 है, अगर उसका इकाई का अंक 1 है और आप उसकी कितनी भी पावर कर दो, पावर करने पर जो भी परिणाम आएगा उसमें इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। जैसे आप 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, किसी भी नंबर की आप पावर करके देख सकते हैं, इकाई का अंक आपका 1 ही होगा। दूसरा, जैसे 5, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो आप कितनी भी पावर कर लीजिए, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। जैसे 5 का 25, 15 का 215, 25 का 625, किसी भी नंबर का जिसमें इकाई का अंक आपका 5 हो और आपने उसका स्क्वायर कर दिया, तो इकाई का अंक हमेशा स्क्वायर कर दिया, या आपने कोई भी घात XYZ लगा दी उस पर, चाहे 1000, 2000 कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तीसरा है 6। 6 का भी यही नंबर है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, दुनिया का कितने भी बड़ी घात आप उस नंबर पे लगा लीजिए, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। और 10, अगर इकाई का अंक 0 है तो कितनी भी घात कर लीजिए, इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। अगर इकाई के अंक ये 4 अंक है, 1, 5, 6, 0, तो कितनी भी घात कर लीजिए, इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा। अब आपका आता है 4 और 9। अगर मैं कहूँ 4 का स्क्वायर कितना है, 16। अगर मैं कहूँ 4 की पावर 3 कितनी है, 64। अगर मैं कहूँ 9 का स्क्वायर कितना है, 9 का आपका स्क्वायर है 81। अगर मैं कहूँ 9 की क्यूब कितनी है, 9 की क्यूब है 81 गुणा 9, यानी 729। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक आपका 2 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक आपका 2 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक आपका 4 है और उसकी पावर सम संख्या है, कोई भी संख्या पूरे नंबर सिस्टम में, पूरी अंक प्रणाली में कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो
और घात सम संख्या हो, घात सम संख्या हो, दो नहीं सम संख्या, तो परिणाम में जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 6 होगा। और अगर यूनिट डिजिट 4 होने पर पावर विषम संख्या है, विषम संख्या, तो इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। यही रूल आपका 9 का है। अगर सम संख्या की पावर है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर विषम संख्या की पावर है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। इकाई का अंक 9 होने पर, किसी भी नंबर में आप इकाई का अंक अगर 9 है तो सम संख्या होने पर इकाई का अंक 1 रहेगा, और विषम संख्या होने पर इकाई का अंक आपका 9 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 आपके 6 नंबर कवर हो गए। अब बाकी बचे आपके 4 नंबर। दो, 6, 7 और 8, इनमें रिपीटेशन होता है। जैसे अगर 2 की पावर की बात करूं, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर आपका 2 6 नहीं 2 3 7 8 16 32, 2 की पावर 1 का मतलब 2। 3 की पावर की बात करें तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 243। 7 की पावर की बात करें तो आप देखेंगे 7 की पावर 1 का मतलब 7, 49, 49 गुणा 7 और 49 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि आप 49 गुणा 49 कह सकते हैं। और यहाँ पे 49 गुणा 49 गुणा 7, ये होगी 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5। 8 की पावर में देखिए, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 2 का मतलब 64, 3 का मतलब 64 गुणा 8, 4 का मतलब 64 गुणा 64 और 5 का मतलब 64 गुणा 64 गुणा 8। ये 8 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अगर आप देखें 2 में पावर 1 से लेके और 6 तक इकाई का अंक परिवर्तित होता है, लेकिन जब भी 5 नंबर पर पावर आती है तो वापस रिपीटेशन 2 का हो जाता है। इसी प्रकार 3 पे 4 तक इकाई के अंक बदले और 5 होने पर घात 5 होने पर इकाई का अंक वापस रिपीटेशन पे आ जाता है। अगर 7 की बात देखें तो 7 9 9 सते 63, 9 नम 81, 9 नम 81 और 81 7 और 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 4 तक बदलती है, 5वें पर फिर 7 का रिपीटेशन हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें 8 4 8 चौक 32 2, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 और 8 छंग 48, यहाँ पर भी 4 तक बदलता है और 5 पर आकर फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। यानी कि 2 3 7 8, अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक 2 3 7 और 8 है तो बात तो हर 4 की घात पर यूनिट डिजिट दोबारा से रिपीट होता है। हर 4 की घात पर यूनिट डिजिट दोबारा से रिपीट होता है। यानी कि हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि 2 की पावर 1 का इकाई का अंक 1, 2 का 4, 3 का 8 और 4 का 6 होता है। इसी प्रकार हम 3 का याद रख सकते हैं, 3 की पावर 1 का इकाई का अंक 3, 2 का 9, 3 का 7 और 4 का 1 होता है। 7 में पावर 1 होने पर इकाई का अंक 7, 2 होने पर 9, 3 होने पर इकाई का अंक आपका 3 और 4 होने पर आपका इकाई का अंक 1। 8 में पावर 1 होने पर इकाई का अंक 8, पावर 2 होने पर इकाई का अंक 4, पावर 3 होने पर इकाई का अंक 2 और पावर 4 होने पर इकाई का अंक 6। यानी कि आप सिर्फ 4 पावर तक याद रखेंगे और उसके बाद आपको पता है रिपीटेशन शुरू हो जाता है।
अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि इस पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई नंबर दे दिया कि भाई 247 की पावर 17, इकाई अंक बताइए, तो हमको पता है कि भाई 7 में क्या होता है कि 4 तक तो नंबर बदलते हैं, लेकिन 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। तो हम जो भी घात है उसको 4 से भाग देंगे। हमने 17 को 4 से भाग दिया और शेषफल जितना बचेगा, शेषफल बचा 1, वो ही आप इसकी घात मान लेंगे। अब 247 की पावर 1 और अगर 7 की पावर 1 है तो इकाई अंक भी 7 ही होगा। अब अगर हम बात करें 240 या 358 की पावर 11, हमको पता है हर 4 पे रिपीटेशन होता है, हम 4 से ही भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर देखेंगे शेषफल क्या बचता है। 4 से भाग देने पर हमको पता है शेषफल 3 बचता है। अगर 4 से 11 को भाग दें तो शेषफल 3 बचता है, तो हम 358 की पावर को 3 मान लेंगे। और आपको पता है 8 की पावर 3 कितना होता है। 8 की पावर 3 आपका 8 ठीक 64, 8 चौक 32, 8 की पावर 3 जो भी होता है उसका इकाई अंक आपका 2 होता है। तो यही कंसेप्ट आपको करना है। 2, 4, 7 और 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 में आपका यही कंसेप्ट लगेगा। बाकी 1, 5, 6 और 0 सबका 1 है, 9 और 4 का 1 है, 2, 3, 7, 8 इनका 1 है। यानी कि इनका कंसेप्ट 1, इनका 1, इनका 1। इनके इकाई के अंक नहीं बदलेंगे, इनमें सम विषम का कंसेप्ट है और इनमें 4 के रिपीटेशन का कंसेप्ट आपको बताया है। अब इन पर कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे आपको पता चले कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, आपको सवाल दिया गया है 4387, इसकी पावर दी गई है 245 गुणा 621 की पावर 72। आपको ये नंबर दिया गया है। अब अगर आपको नंबर सिस्टम के ऑब्जर्वेशन का नहीं पता है, जो अभी आपको चीज़ें बताई गई है कि भाई 2 में इकाई अंक पावर होने पर क्या देखते हैं, 3 में पावर होने पर क्या देखते हैं, 5 में, 6 में, अगर आपको उन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4387 की पावर 245 आप निकालते रहो, कभी तक नहीं निकलेगी आपसे। आपसे क्या किसी बिना निकलेगी, निकालते रहिए। लेकिन हमने मेथड क्या पढ़ा है कि जब इकाई अंक 7 हो, जब इकाई अंक 7 हो तो हम इस नंबर को जो घात में है उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर आपको पता लगा कि 24 तो कट गया, 5 बचा, फिर 4 से देंगे तो आपका शेषफल 1 बचेगा। जो भी शेषफल आपका बचता है उसी को हम घात मान लेते हैं। 4387 की पावर 1 गुणा 621 की पावर आपकी 72। आपको बताया है कि जब भी इकाई का अंक 1 होता है, पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, यानी कि इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। और अगर किसी भी नंबर की घात 1 हो तो वो नंबर तो बदलता ही नहीं, तो यानी कि इसका इकाई का अंक हो जाएगा 7 गुणा 1 यानी कि 7। पेपर में आया हुआ सवाल है और दिल्ली पुलिस परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। दूसरा सवाल, आपको दिया गया है 251 की पावर 98 प्लस
21 की पावर 29 प्लस माइनस 106 की पावर 100। ये आपको सवाल दिया गया है। आपको पता है इकाईकांक अगर एक है तो घात कितनी भी हो इकाईकांक नहीं बदलेगा, यहाँ पे आपका एक ही आएगा। इकाई का अंक एक है, कितना भी हो एक ही आएगा। इकाईकांक 6 है, 6 में भी इकाईकांक नहीं बदलता तो यहाँ पे भी 6 रहेगा। लेकिन अब घटाने में समस्या आ गई। घटाने में समस्या नहीं होगी। आप बताइए, यहाँ पर जुड़कर आपका 2 आ गया, यहाँ पर जुड़कर आपका 2 आ गया। अब 2 से पहले कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, 2 से पहले कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा। अगर उस नंबर में से हम यहाँ मार नहीं लिया, यहाँ पर एक डिजिट ले लें, यहाँ पर हम एक डिजिट ले लें, एक की हम यहाँ पे डिजिट ले लें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और 12 में से अगर 6 जाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। इकाईकांक तो 2 है, लेकिन जब हमने इस नंबर को जोड़ा होगा तो इससे पहले भी कोई ना कोई एक नंबर रहा होगा, तो उससे एक नंबर हमने इससे कैरी ले लिया और कैरी लेने पर हमारा 12 होगा और 12 से 6 गया तो 6 बचा। तो परीक्षा में इस प्रकार ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप उसी कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाएंगे। खूब आप पावर करते रहिए, आपसे होएगा नहीं है। अब एक चीज और देखिए आप, एक होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में होता क्या है, जैसे मैं कहूँ 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी नंबर फैक्टोरियल में दिया गया है उससे पहले सभी नंबरों की आपस में गुणा, उसको मिला के। जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 गुना 1। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 की गुणा उससे आगे सभी नंबरों में। ये होता है आपका फैक्टोरियल। इसमें भी आपका इकाईकांक पूछा जाता है। अब फैक्टोरियल को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि फैक्टोरियल में, अब आप बताइए, अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखूं तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखूं तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूं तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1। इसको मैं ऐसे भी, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है और आपका ऐसे भी आ सकता है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप देखिए, इसका तो आंसर 1, इसका 2, इसका 6, इसका 24, इसका 120। आपने ऑब्जर्वेशन किया कि 1 फैक्टोरियल में 1 ही आता है, 2 फैक्टोरियल में 2 आता है, 3 फैक्टोरियल में 6 आएगा। 3 फैक्टोरियल का जो परिणाम होता है वो 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का परिणाम होता है 24 और 5 फैक्टोरियल का परिणाम होता है 120। अब आप ये बताइए, अगर हम किसी संख्या की गुणा किसी ऐसे नंबर में कर दे जिसमें इकाई का अंक 0 हो तो परिणाम में क्या होगा। इस 27 गुना 630 करने पर जो भी नंबर आएगा इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। और आपको पता है फैक्टोरियल में गुणा होती है, आपको अभी बताया गया है। तो अगर मैं फैक्टोरियल 6 लेता हूँ तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 गुना, तो इसका आंसर आएगा आपका 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 120 गुना 6 आपका आ जाएगा 720। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर हो गए, यानी कि 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टर हो गए सबका इकाईकांक 0 होगा। यानी कि सिर्फ ये 4 ही फैक्टोरियल शुरू के ऐसे हैं जिनमें इकाईकांक 0 नहीं होता। बाकी 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल का जो परिणाम है उसमें इकाईकांक 0 आना प्रारंभ हो जाता है। और इस पर भी आपके सवाल मिलते हैं। अब एक चीज और बताइए, अगर मैं
सपोज करो अगर मैं 1000 छोड़िए, आप 1000 से बड़ा नंबर ले लीजिए, आप 1,00,000 ले लीजिए, 10,00,000 कुछ भी ले लीजिए। अगर मैं इसमें एक नंबर इससे छोटा जोड़ता हूँ और वो कोई भी नंबर हो, मान के चलो मैंने इसमें 29 जोड़ दिया या कुछ भी जोड़ दिया, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? इकाई का अंक हमेशा जो छोटा नंबर होगा उसी का होगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या में 0 है और नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो हमेशा जो परिणाम होगा वो छोटी संख्या में इकाई के अंक के बराबर होगा। जैसे अगर मैं 1000 हो, चाहे 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, कुछ भी हो, अगर मैं उसमें कोई छोटा नंबर जोड़ता हूँ या छोटा नंबर घटाता हूँ तो इफेक्ट इकाई के अंक से ही होगा। अगर मैं यहाँ से घटाऊँ तो यहाँ से क्या घटेगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाके 1 बचेगा। यानी कि परिणाम जो होगा वो इस इकाई के अंक से ही इफेक्टिव होगा, और जोड़ने पर तो कुछ बदलेगा नहीं, जोड़ने पर तो आपका इकाई अंक 9 ही हो जाएगा। तो फैक्टोरियल पर इसी पर आधारित सवाल होते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं कि फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 3 जमा फैक्टोरियल 5 जमा फैक्टोरियल 6 जमा फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक क्या होगा? आपको पता है इन सभी में इकाई का अंक 0 होता है, आपको अभी अभी बताया गया है। यानी कि जो इकाई का अंक मैटर करेगा, इकाई का अंक जो मैटर करेगा वो इन दो के योग पर निर्भर होगा। यानी कि फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, इन दो को जोड़कर 8 आएगा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं तक भी सवाल चले जाओ आपके। तो फैक्टोरियल में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और भी फैक्टोरियल पर सवाल कराए जाएंगे। आपके नंबर सिस्टम की मैं कम से कम 6 से 7 क्लास लूँगा, और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में जो भी सवाल बनते होंगे आपके इन क्लास में कवर हो जाएगी। वैसे तो आप अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, सीडीएस की बात करें, तो 30 से 35 क्लास में जाके इसका पूरा अभ्यास होता है। और नंबर सिस्टम को आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, कितना भी पढ़ लीजिए। अब अगर मैं कहूँ कि 125 की पावर 2212 तो इकाई अंक क्या होगा? जिसको पता है कि भाई 5 कभी भी इकाई अंक नहीं बदलता, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। अगर मैं कहूँ 424 की पावर 648, आपको बताया था कि भाई 4 में अगर सम हो, अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात एक सम संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। अगर मैं कहूँ 949 की पावर 2452 तो इकाई का अंक क्या होगा? आपको बताया था अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक 9 है और उसकी घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। यानी कि सवाल देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर आपका बहुत बेहतरीन है, आपने चीज़ों को समझा है, तो ये सवाल कुछ नहीं है। अब थोड़े एडवांस लेवल पर सवाल करने की कोशिश करेंगे। अब एक बार शेष फल को भी हम देखेंगे, फिर कल से इन पर सवाल करने स्टार्ट कर देंगे हम। अगर मैं कहूँ मैंने 4 से 25 को भाग दिया, तो आपको पता है शेषफल 1 बचेगा। किसी भी संख्या को भाग देने पर बाद में जो भी परिणाम बचता है वही शेषफल आपका होता है। और शेषफल हमेशा भाग देने वाले से छोटा होता है, भाग देने वाले से छोटा होता है। यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी कि अगर मैं 4 से 25 को भाग देता हूँ तो 4 6 24 और आपका बचा ये। यानी कि हम कह सकते हैं 4 गुणा 6 जमा 1। 25 आपका कहलाएगा भाज्य, 4 आपका कहलाएगा भाजक, 6 आपका कहलाएगा भागफल और 1 आपका कहलाएगा शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये आपका कंसेप्ट होता है शेषफल।
तो इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, एक दो सवाल इस पर भी बताऊंगा, फिर कल से हम रेगुलर सवाल करेंगे अलग अलग तरीकों के। जैसे अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि 4 छोड़िए, अगर किसी संख्या को, ये शेषफल का सबसे पहला और सबसे छोटा सवाल है, किसी संख्या को 39 से भाग देने पर 34 शेषफल बचता है, 34 शेषफल बचता है, तो 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। देखिए इस सवाल में आपको दो चीज़ देखनी है कि जिस नंबर से भाग दिया है और जिस नंबर से भाग देना है, क्या ये इसका एक मल्टीपल है। अगर ये इसका एक मल्टीपल है तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर ये एक मल्टीपल नहीं है तो सवाल ऑप्शन के आधार पर होगा, यानी कि जो आपको विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब अगर देखिए हम सवाल में जो 13 है वो 39 का एक फैक्टर है, तो इस सवाल को करने का तरीका है कि जो भी शेषफल है उसको सीधा आप 13 से भाग दे दीजिए। 34 को 13 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26, आपका 8 शेषफल बचेगा। अब ये बचता क्यों है, अब आप देखिए। सपोज करो हमने कोई भी एक ऐसा नंबर ले लिया जो 39 से भाग देने पर 34 शेषफल हो। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा कि 39 से भाग देने पर 34 शेषफल बचता हो। तो भाइयों ऐसा नंबर 39 प्लस 34 होगा। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि ये छोटा नंबर क्यों होगा। क्योंकि आप बताइए गणित की प्रक्रिया में जो नंबर सिस्टम होता है उसमें कोई कारण नहीं होते कोई खास, क्योंकि नंबर है। नंबर अगर मैं कहूँ भाई 4 में 4 जोड़ने पर 8 आता है, तो ये क्यों आता है, क्यों का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि गणित की प्रक्रिया है। गणित की प्रक्रिया में 4 में 4 जोड़ने पर 8 ही आता है। तो आप इस चीज़ को खुद से समझने का प्रयास करें कि 39 में 34 जोड़ने पर सबसे छोटा नंबर क्यों है कि वो 39 से भाग देने पर 34 ही बचे। तो अगर हम 39 में 34 जोड़ें तो 73 एक ऐसा नंबर, देखिए 73 से छोटा नंबर कोई मिलेगा ही नहीं आपको जो 39 से भाग देने पर 34 शेषफल दे। अब 72 ले लीजिए, 33 शेषफल हो जाएगा। 71 ले लीजिए, 32 हो जाएगा। लेकिन 73 से छोटा आपको कोई नंबर मिलेगा नहीं जो 39 से भाग देने पर आपको 34 शेषफल दे। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं 13 से इस नंबर को दोबारा विभाजित करूं तो आपका क्या आएगा। 13 से भाग देने पर 13 पंजे 65, तो क्या बचा आपका 8 बचा है, नहीं बचा। अब हम शेषफल को क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हमको पता है शेषफल इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। जब शेषफल पहले से ही इंक्लूड है, जो नंबर कटना होगा वो तो कट ही जाएगा, लेकिन शेषफल इस 13 से बड़ा है, यानी कि इस 13 से बड़ा होने का मतलब है कि 13 34 को अभी भी काट सकता है। अगर मैं मान कर चलूं, हड़का तो नहीं है कुछ, देखिए दोस्तों आपको ये चीज़ अपने आप ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फिक्स है चीज़ें। ये गणित के कुछ ऑपरेशन है, ये गणित के कुछ प्रक्रियाएं हैं जो फिक्स रहती है, बदलती नहीं, ये कभी नहीं बदलेगी। तो आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि क्योंकि 13 39 से छोटा नंबर है, अभी 34 में इतनी तो गुंजाइश है कि वो 13 से और डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 73 को 13 से भाग करूँ तो 65 तक तो ऑलरेडी कटा हुआ ही है, तो 34 को ही भाग करके देख लीजिए आप। तो यही कंसेप्ट है। अगर नंबर इसका एक गुणनखंड है, सीखने लायक और जानने लायक कंसेप्ट यही है। अगर आपको सवाल करना है कि अगर एक नंबर दिया गया है, उसे किसी नंबर को भाग देने पर कुछ भी शेषफल बचता है,
और दोबारा से किसी नंबर से भाग दिया जाता है। तो जिस नंबर से दोबारा से भाग दिया जाता है अगर वो पहले वाले नंबर का एक गुणनखंड है, फैक्टर है, तो आप सीधा शेषफल को भाग दे दीजिए। जो भी शेषफल को भाग देने पर आपका आंसर बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपको एक सवाल कराता हूं जिससे आपको शेषफल का एक कंसेप्ट और पता चलेगा। चार अंकों की परीक्षा में आया सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेष बचता है, शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। अब आप ये बताइए, 4, 5, 6, 7 सवाल में पूछा गया कि 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे भाग देने पर 2, 3, 4, 5 शेषफल क्रमशः बचता हो। यानी कि 4 से भाग करने पर 2 शेषफल बचता हो, 5 से भाग करने पर 3, 6 से भाग करने पर 4, 7 से भाग करने पर 5। आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर 4 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, यानी कि अंतर 2 है। 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, अंतर 2 है। 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, अंतर 2 है। और 7 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, यहाँ भी अंतर 2 है। अगर ये अंतर अलग अलग होता तो आपका कोई भी उत्तर निश्चित नहीं होता, उसके अनेक अनंत हल होते, बहुत ही उत्तर आपके हो सकते थे, लेकिन अंतर आपका समान है। आप समझने का प्रयास करें। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सवाल होएगा आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले हम 4, 5, 6, 7 का एलसीएम देखेंगे, क्योंकि एलसीएम से विभाजित होने वाला हर एक नंबर, इनके एलसीएम से विभाजित होने वाला हर एक नंबर इनसे अवश्य कटेगा। आप ये सभी जानते हो। अगर मैं 4, 5, 6, 7 के एलसीएम की बात करूं तो वो होता है आपका 420। और 420 में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 तिया 12, 4 चौक 16। अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 420 में देखता हूं तो 420 गुणा 3, यानी कि 420 में सबसे पहली जो आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वो 1260 मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? 1260 मिलेगा। अब ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे 1260 के बजाय 1262 कर दूँ तो 420 से भाग देने पर आपका 2 शेषफल बचेगा और सभी संख्याओं से भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा। लेकिन यहाँ पे इनका अंतर 2 है। अंतर 2 होने का मतलब है जो भी 420 से गुणा करने पर सबसे पहली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी, उसमें से आप सीधा 2 घटा दीजिए। 8, 5, 1, 2। तो यही वो नंबर होगा जो इनसे क्रमशः भाग देने पर आपका 2, 3, 4 और 5 शेषफल देगा। आप देख लीजिए, अगर मैं इसको
4 से भाग दे के देखो, तो मैंने आपको बताया कि भाई 4 से भाग देने पर जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आप आखिरी के 2 नंबर को भाग करके देख लीजिए। तो अगर मैं 58 को 4 से भाग दूं तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि 2 शेषफल बचा। तो 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बचा। 5 से भाग देने पर आप जानते हैं, अगर यहाँ पे कोई नंबर 1255 है तो 5 से भाग होगा, और 1258 5 से कितना ज़्यादा है, 1258 5 से आपका 3 ज़्यादा है। अगर मैं 6 से भाग देने की कोशिश करूं तो 6 से भाग देने पर आप इसको देखेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, और 7 से भाग देने पर 5 शेषफल बचेगा। यानी कि 4 अंकों की ये सबसे पहली ऐसी संख्या है जिससे क्रम से 4 5 और 6 7 से भाग देने पर 2 3 4 5 पूछा गया है। आप इसको 4 अंकों की सबसे पहली या सबसे छोटी संख्या कह सकते हैं। 4 अंकों की सबसे पहली और सबसे छोटी संख्या कह सकते हैं। लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया है कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 999 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 420 से भाग होगा, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 999 है। ये थी आपकी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, जो 4 5 6 7 से भाग करने पर 2 3 4 5 शेषफल देगा। अगर या तो आप 420 से चेक कर लीजिए या आप 1260 से चेक कर लीजिए। आप 1260 से चेक कर लीजिए। 1260 से आप चेक करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि 9600, और 8 छंग 48। अगर मैं इसकी बात करूं 8 से 800, 8 छंग 48 का 8 का हासिल लघु 4, 8 दूनी 16, 4 22 का 2 का 2, 8 एकम 8 2 10, यानी कि 999 से बड़ी हो गई। आप 7 से गुणा करके देख लीजिए। 700, 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल लघु 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8 का हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 8820। 8820 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा 4 अंकों का जो 1260 से डिवाइड होता है। लेकिन 420 से तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इसमें 420 और ऐड हो सकता है। तो इसमें आप 420 ऐड करें, यानी कि 1080 आपका 10,080 हो गया। 10,080 यानी कि आप 420 और कम कर दीजिए इसमें, यानी कि 9860। 9860 एक ऐसा नंबर है जो 420 से भाग होता है, और 9860 सबसे बड़ा नंबर है। आप इसको 420 से भी निकाल सकते थे, भाई 420 की गुणा करके देख सकते थे किसी नंबर में जो 9,999 के आसपास हो। लेकिन ये कितने तरीके से आपका निकल सकता है, जब परीक्षा में करोगे तो आप 420 से ही करोगे। 420 से आप गुणा करके देख लीजिए कि 420 से गुणा करने पर 999 के पास जाया जा सकता है, कब तक जाया जा सकता है। अगर मैं 420 की गुणा 10 में करूं तो हो जाएगा आपका 420 यानी कि 4200। अगर 20 में कर दूं तो हो जाएगा आपका 8400। अगर इसमें 420 दोबारा से जोड़ दूं तो आपका 8820 हो जाएगा। ऐसे ही 420 फिर दोबारा जोड़ दूं तो 9240 हो जाएगा, यानी कि अभी 420 जुड़ने की और गुंजाइश है। तो 9240 में 420 और जोड़िए, 9660 आपका आ जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए, आपको मैंने यहाँ बताया कि प्लस माइनस 2 करने, आप -2 कीजिए और इस नंबर से भी -2 कर दीजिए। -2 करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वो 4 5 6 7 से भाग देने पर आपका फाइनल आंसर होगा। इस सवाल में इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। इस सवाल में आपको सीधा क्या करना था कि आपको 4 5 6 7 का एलसीएम लेना था। आपको 4
5 6 7 का एलसीएम लेना था। 4 5 6 7 का एलसीएम होता है 420। 420 की गुना ऐसे नंबर में कीजिए जो आपका 9,999 के पास चला जाए। तो हमने सबसे पहले 20 की गुणा करके देखी तो आपको पता चला कि आ गया आपका 8400। तो फिर हमको 8400 के निकट फिर जाना है, तो हमने इसमें 840 फिर जोड़ा, 0 4, तो 9,240 आ गया। यानी कि अभी भी 420 ऐड हो सकता है। 420 फिर ऐड किया, 0 4 2 6 6, 9,960। अब 9,960 में आप 420 नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो आपका 9,999 से बड़ा हो जाएगा। अब इसी नंबर में से आप 2 घटा दीजिए क्योंकि इनका अंतर, क्योंकि भाग देने वाले नंबरों का अंतर और शेष फल का अंतर 2 है, तो आप इस संख्या में से 9 घटा दीजिए, जो भी आपका फाइनल होगा वही आपका आंसर होगा। सिर्फ इतना काम इस सवाल में आपको करना था। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर दोबारा मिलेंगे और कल और ज़्यादा बेहतरीन सवालों के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आपके नंबर सिस्टम की क्लियरिटी, पेपर के व्यू से तो आपकी क्लियरिटी बिल्कुल ठीक हो जाए। और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और अन्य पुलिस के एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें नंबर सिस्टम के कुछ लिमिटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाली 6 से 7 क्लास में आपको नंबर सिस्टम इतना तो पढ़ा दिया जाए कि आप आराम से पेपर में कर लें। बाकी आप अगर बाज़ार से कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। देखिए, अपने पास पीडीएफ का भंडार मत करिए कि भाई आपने पीडीएफ ले लिया बाज़ार से या नेट से डाउनलोड कर लीजिए या कि बाज़ार से इतनी किताबों का आपने चट्टा लगा लिया। ऐसा नहीं करना आपको। आप कोई भी एक किताब ले लीजिए जिसमें कम से कम 3 से 4,000 प्रश्न पिछले वर्ष के हो, कम से कम 4,000 प्रश्न तो पिछले वर्ष के होने चाहिए, और आप उसी किताबों को देखिए। और दूसरा आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप सवाल को लिख के किया करिए। किसी भी सवाल को आप कम से कम 2 बार अभ्यास करें और उसका लिख के अभ्यास करें। यानी कि आप सवाल भी लिखें, सवाल का सॉल्यूशन ना करें, सवाल को लिखे भी। ये नहीं कि आपके हाथ में पीडीएफ आ गया और अपने पीडीएफ पे सोल्व करें, नहीं। आपको कम से कम 2 बार अभ्यास तो ऐसा करना होगा कि आप सवाल को लिख के अभ्यास करें। और यकीन मानिए, आप सवाल को लिख के अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ेगा अगर आप पीडीएफ पे अभ्यास करोगे। और अपने पास ये पीडीएफ का भंडार मत रखिए। आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, किसी भी कंटेंट को उठा के देख लीजिए, सब में घूम फिर के वे सवाल है, सब परीक्षा में आवे सवाल है। कोई अपने पास से सवाल नहीं बनाता, बनाते हैं लेकिन परीक्षा के आधार पर ही सवाल बनाते हैं। पिछली परीक्षा में जो सवाल आए उन्हीं को उठा के उन्हीं का डाटा चेंज कर दिया जाता है। तो आपसे कहूँगा मैं, एक ऐसी पुस्तक ले लीजिए, बाज़ार में बहुत ही पुस्तक है जिसमें 4 से 5,000 सवाल हो और पिछली परीक्षा में आए हुए सवाल हो। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे।